19 सितंबर 2007 हिंदुस्तान टाइम का न्यूज़पेपर, उसका पेज नंबर 7। तमिलनाडु के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने भगवान श्री राम पर कटाक्ष करते हुए 2 सवाल किए थे। पहला, ये श्री राम कौन है? दूसरा, इसने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है? अब यह पहली बार नहीं है कि किसी भी तमिलनाडु के सीएम ने ऐसी बात बोली हो। इससे पहले भी तमिलनाडु के अंदर सनातन धर्म को टारगेट किया जाता था और इसके बाद भी सनातन धर्म को अभी भी तमिलनाडु के अंदर टारगेट किया जाता है और ये सब तमिलनाडु की राजनीति में नॉर्मल है। मे भी शायद लास्ट ईयर में स्टालिन ने खुद बोला था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म को कंपेयर किया था और उसे नष्ट भ्रष्ट करने की बात कही थी। 2007 में राम सेतु की कंट्रोवर्सी अपने जोर पर थी और इसी विवाद में कुछ लोगों को दोबारा से श्री राम के इतिहास पर सवाल उठाने का मौका दोबारा मिल गया। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2007 से पहले भी बहुत से राजनीतिक पार्टियों ने श्री राम के अस्तित्व पर, उनके इतिहास पर सवाल उठाया था और ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया। अगर अभी भी आप प्रेजेंट में देखोगे तो कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो अभी भी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर, उनके इतिहास पर सवाल उठाती रहती है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में श्री राम, हिज हिस्टोरिसिटी, मंदिर एंड सेतु, एविडेंसेस ऑफ लिटरेचर, आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेस बाय प्रोफेसर बीबी लाल सर। प्रोफेसर साहब का पूरा नाम ब्रजबासी लाल था। ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के। इन्होंने बहुत सारे सर्वे किए थे, बहुत सारे एक्सक्यूशन किए थे। उनमें से एक जगह थी अयोध्या। अयोध्या की 5 जगहों पर इन्होंने एक्सक्यूशन किए थे। उन 5 जगहों में से क्या क्या मिले, क्या सबूत मिले, उन्होंने ये सारी बातें अपनी इस किताब में लिखी हुई है और यही किताब के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। जब 2007 में तमिलनाडु के उस वक्त की सीएम ने भगवान श्री राम पर कटाक्ष करते हुए ये 2 सवाल उठाए थे तो इन 2 सवालों का जवाब प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने ही दिया था। बीबी लाल सर कहते हैं कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर शायद इस तथ्य से अनजान है कि आज से 1200 साल पहले तमिलनाडु की इसी भूमि पर एक राजा जिनका नाम नंदी वर्मन था, उन्होंने एक शिलालेख जारी किया था। उस शिलालेख में भगवान श्री राम के स्पष्ट 2 संदर्भ आए हुए हैं। यह पश्चिमी शिलालेख कासा कोडी प्लेट शिलालेख है जो 752-53 ईस्वी का है। इस शिलालेख के श्लोक नंबर 22 में नंदी वर्मन के एक पूर्व जिनका नाम नरसिंह वर्मन है, उनका उल्लेख इस तरीके से मिलता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम की वीरता की महिमा को पार कर लिया है। इस शिलालेख के श्लोक नंबर 29 में नंदी वर्मन को स्वयं ही धनुर्विद्या में श्री राम के समान बताया गया है। इस शिलालेख से पहले भी भगवान श्री राम का वर्णन तमिलनाडु के संगम साहित्य यानी कि संगम लिटरेचर में मिलता है, जो कि क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होने से कुछ समय पहले का है। यानी कि तब क्रिश्चियन एरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब का ही संगम साहित्य है और उसमें भगवान श्री राम का वर्णन मिलता है। पुराण और उनके एक श्लोक में बताया गया है कि कैसे रावण माता सीता का अपहरण करके लेकर जा रहा है और माता सीता अपने आभूषणों को नीचे गिर देती है ताकि उन आभूषणों से माता सीता का पता लगाया जा सके। इसी से संबंधित एक टेराकोटा कौशंबी से मिलता है जो कि 2nd से 1st सेंचुरी BCE का होता है और इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे रावण माता सीता को उठाकर लेकर जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो प्रोफेसर साहब की बुक है, डॉक्टर बीबी लाल सर की बुक है, ये 3 सब्जेक्ट पर विद एविडेंस बेस्ड है, ठीक है ना। और यही 3 सब्जेक्ट डॉक्टर बीबी लाल सर के समय पर चर्चा का केंद्र बने हुए थे, यानी कि चर्चा का विषय बने हुए थे। क्या है वो 3 सब्जेक्ट, चलिए समझते हैं। उन 3 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट है, यानी कि उन 3 विषयों में से पहला विषय है, आप इसे पहला पॉइंट भी कह सकते हो कि क्या सच में श्री राम महर्षि वाल्मीकि की केवल एक कल्पना मात्र है या फिर कोई ऐसा साक्ष्य है जो हमें ये आइडिया दे सके कि नहीं, श्री राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी होंगे। और यही पहला पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पहले पॉइंट से शुरुआत होती है बीबी लाल सर की इस जर्नी की। अब देखो, जो भी मैंने अभी तक के बोला है या फिर जो मैं इस वीडियो में आगे बोलूँगा, ये सारी की सारी बातें प्रोफेसर बीबी लाल सर ने अपनी इस बुक में लिखी हुई है। मेरा बनाया हुआ एक भी शब्द इस वीडियो में नहीं है। इस पहले पॉइंट से प्रोफेसर बीबी लाल सर के सफर की शुरुआत हो जाती है, ये पता लगाने के लिए कि वो श्री राम रियल लाइफ पर्सन और मिथिकल, भगवान श्री राम की सत्यता और ऐतिहासिकता को ढूंढने के लिए बीबी लाल सर और उनकी टीम 3 स्टेप यानी कि 3 चरणों में काम करती है। बीबी लाल सर और उनकी टीम जो ये 3 स्टेप लेते हैं भगवान श्री राम की सत्यता और ऐतिहासिकता को जानने के लिए, ये 3 स्टेप कुछ इस तरीके से होते हैं। इनमें से पहला स्टेप होता है भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है, जो लाइफ स्टोरी है, वो साहित्य में ढूंढना। दूसरा होता है आर्कियोलॉजी सर्वे करना और तीसरा है पोर्ट्रेल्स ऑफ रामा's लाइफ इन आर्ट यानी कि कलाओं में भगवान श्री राम के बारे में जानना। इन तीनों पॉइंट पर हम एक एक करके बात करेंगे। बीबी लाल सर इसकी शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, यानी कि भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है, लाइफ स्टोरी है, वो साहित्य के अंदर ढूंढना।
बीबी लाल सर लिखता है कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है, हम इसमें भगवान श्री राम के बारे में भारत और विदेशों में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्यों में मिलने वाले भगवान श्री राम के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत बीबी लाल सर वाल्मीकि रामायण से करते हैं। इसका एक कारण होता है क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो भगवान श्री राम की लाइफ स्टोरी पर, जीवन गाथा पर सबसे ऑथेंटिक लिटरेचर माना जाता है। बीबी लाल सर लिखते हैं कि ये जो वाल्मीकि रामायण है इसके बारे में अधिकतर स्कॉलर ये मानते हैं कि जो इसका लिखित संस्करण है वाल्मीकि रामायण का, ये 3rd सेंचुरी BCE के आसपास स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन इससे पहले भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा थी और जो ये वाल्मीकि रामायण है इसके बारे में लोगों में गाकर इसका वर्णन किया जाता होगा। बिल्कुल वैसे जैसे आपने रामायण के सीरियल में देखा होगा, लव कुश एक गाना गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं और यह रामायण है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, कुछ इस तरीके से गाकर लिखित संस्करण से पहले इसका वर्णन किया जाता था लोगों के बीच में। इसके बाद भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है वाल्मीकि रामायण में, इसके बारे में बीबी लाल सर थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। वो सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होगी। फिर बीबी लाल सर लिखते हैं कि भगवान श्री राम की ये जो जीवन गाथा है, लाइफ स्टोरी है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि भारत में तो छोड़ो, विदेशों में भी इसका डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होने लगा और ये करीब 20वीं शताब्दी तक के चला। भगवान श्री राम की जो लाइफ स्टोरी है इसका उदाहरण लाल सर भारत की हर जगह से देते हैं, चाहे फिर वो उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो या फिर दक्षिण हो, हर जगह से इसका उदाहरण देते हैं। जैसे एक फेमस उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। बीबी लाल सर लिखते हैं कि यूपी से तो भगवान श्री राम की जिंदगी की शुरुआत ही होती है। यूपी के अयोध्या शहर में भगवान श्री राम का जन्म होता है। यूपी का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ना रखी हो। रामचरितमानस का तो यूपी में अखंड पाठ भी होता है जिसमें 1 दिन से ज़्यादा का समय लगता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बीबी लाल सर और भी भारत के राज्यों के बारे में बताते हैं कि कैसे वहाँ की जो फेमस साहित्य हैं उनके अंदर भगवान श्री राम का जो प्रसंग है, जो उनकी लाइफ स्टोरी है, वो कैसे कितनी आसानी से मिल जाती है। जैसे तमिलनाडु के बारे में बीबी लाल सर ने शुरू में बताया था, वैसे एक एग्जाम्पल तमिलनाडु का और देते हैं। वो कहते हैं कि तमिलनाडु में एक लिटरेचर है जिसका नाम है कंबन रामायण। अब ये कंबन रामायण वाल्मीकि रामायण से एकदम से अलग है। इस कंबन रामायण के अंदर, जो कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके अंदर भी भगवान श्री राम का जो जीवन गाथा है, जो उनकी लाइफ स्टोरी है, उनका संदर्भ उसमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, गुजरात में, कर्नाटका में और आपका बंगाल में, बांग्लादेश में, इन सब में अलग अलग साहित्य हैं, ठीक है ना। जैसे बंगाल के अंदर अद्भुत रामायण है, उसमें भी भगवान श्री राम का वर्णन जो है, उनके जीवन गाथा है, उनका संदर्भ बहुत आसानी से मिल जाता है। वहाँ की मूर्तियों में, इंस्क्रिप्शन में, वहाँ के मंदिरों में भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है, संदर्भ है, बहुत आसानी से मिल जाती है। इन सब के बारे में बताने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर फोटो ऐड कर दूंगा, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बीबी लाल सर अकबर के बारे में भी बताते हैं। बीबी लाल सर लिखता है कि मुगल बादशाह अकबर, जो कि हिंदुज़म में अच्छा खासा इंटरेस्ट रखता था, उसने बदायूनी से कहकर रामायण का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में करवाया। बदायूनी बताता है कि जमाद उल अव्वल के महीने में उसने ट्रांसलेशन के काम को पूरा किया और उसे रामायण को ट्रांसलेशन करने में पर्शियन लैंग्वेज में 4 साल का समय लग गया। और जब ये ट्रांसलेशन का काम पूरा हुआ तो उसने ये ट्रांसलेशन हुई भी रामायण बादशाह अकबर को जाकर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबर ने सोने के सिक्कों को भी लॉन्च किया था। उन सिक्कों पर माता सीता और भगवान श्री राम की आकृति भी बनी हुई थी और उन सिक्कों पर लिखा हुआ भी था सीता राम। बीबी लाल सर बताते हैं कि 20वीं शताब्दी तक कैसे बहुत से कवि हुए जिनकी रचना भगवान श्री राम की जीवन से संबंधित थी, यानी कि भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा थी, जो उनकी लाइफ स्टोरी थी, वो उन कवि की रचनाओं में बड़ी आसानी से मिल जाती थी। जैसे राधे श्याम जी की रामायण और महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत। बीबी लाल सर लिखते हैं कि रामायण कथा की प्राचीनता नॉन ब्राह्मणिकल सोर्सेस, मतलब कि गैर ब्राह्मणों के स्रोत जैसे कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से भी प्रमाणित होती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों में जातक कथाएं होती है। जातक कथाएं खुद्दक निकाय का हिस्सा होती है जिन्हें 3rd सेंचुरी BCE से जोड़ा जाता है। इन सब में सबसे उल्लेखनीय जातक है दशरथ जातक। दशरथ जातक में श्री राम को राम पंडित बोला गया है और ये जो दशरथ जातक है ये श्री वाल्मीकि रामायण से कुछ विवरणों में अलग है। जैसे जो दशरथ जातक है इसका सेटअप अयोध्या से ना होकर वाराणसी से स्टार्ट होता है। बाकी भरत मिलाप, श्री राम वनवास, ये सब सेम होता है, बस इनके विवरणों में कुछ थोड़ा सा अंतर है। 2 जातक कथाएं हो रहा है जो चाइनीज ट्रांसलेशन में सुरक्षित है। बाकी किसने इनका ट्रांसलेशन किया था, कब किया था, ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बीबी लाल सर लिखते हैं कि इन जातक कथाओं को चाइना में लेकर जाना केवल इस बात पर जोर देता है कि बौद्धों के बीच भी श्री राम की जो कहानी है वो कितनी ज्यादा लोकप्रिय थी। इसके बाद बीबी लाल सर पर्शियन लिटरेचर और जैनिज्म लिटरेचर के बारे में भी बताते हैं कि कैसे इन नॉन ब्राह्मणिकल सोर्सेस यानी कि गैर ब्राह्मणों के स्रोत में श्री राम की कथा, उनका संदर्भ बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये तो हो गई इंडिया की बातें। अब आउट ऑफ इंडिया चलते हैं भगवान श्री राम की कहानी को ढूंढने के लिए। बीबी लाल सर लिखता है कि श्री राम की कहानी इतनी ज्यादा रोचक लगती है कि भारत के बॉर्डर को पार करके, देश की सीमा को पार करके जापान, मंगोलिया, फिलीपींस तक के पहुंच गई, जिनके बारे में बीबी लाल सर बताते भी है। इनमें से एक उदाहरण फिलीपींस का देते हैं।
लाल सर लिखते हैं कि क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री राम की जीवन कथा, उनकी लाइफ स्टोरी फिलीपींस तक के चली गई। इस संदर्भ में महाराड्या लवाना का उल्लेख किया जाता है। महाराड्या रामायण का एक संक्षिप्त संस्करण है। ये जो महाराड्या है ये संस्कृत शब्द के महाराज के बराबर है, और ये जो लवाना है ये रावण है। अब ये भी मजेदार तथ्य है कि ये जो रावण है ये फिलीपींस के संस्करण में एक प्रमुख व्यक्ति बच जाता है। बीबी लाल सर और भी काफी कंट्री के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे तिब्बत, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड। बीबी लाल सर बताते हैं इन देशों में भी श्री राम की कथा और उनका संदर्भ बड़ी आसानी से मिल जाता है। प्रोफेसर बीबी लाल सर इन सभी का एग्जाम्पल देने के बाद नॉन ब्राह्मणिकल लिटरेचर में कैसे भगवान श्री राम का संदर्भ आसानी से मिल जाता है, आउट ऑफ इंडिया से भी भगवान श्री राम का संदर्भ, उनकी जीवन कथा कितनी आसानी से मिल जाती है, ये सब बताने के बाद एक अपना छोटा सा विचार रखते हैं। विचार आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये विचार पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रोफेसर बीबी लाल सर शायद उन लोगों के मुंह पर कटाक्ष कर रहे हैं जो भगवान श्री राम को एक काल्पनिक व्यक्ति बताते हैं। प्रोफेसर बीबी लाल सर कटाक्ष करते हुए एक पुरानी कहावत का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हो, कुछ लोगों को हमेशा के लिए धोखा दे सकते हो, लेकिन सभी लोगों को आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि बीबी लाल सर को इंडिया से बाहर नॉन ब्राह्मणिकल सभी सोर्सेस में भगवान श्री राम के संदर्भ और उनकी जीवन कथा आराम से मिल गई थी। अब चलता है दूसरे चरण की तरफ, मतलब सेकंड स्टेप की तरफ, भगवान श्री राम की सत्यता और ऐतिहासिकता को ढूंढने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 चरणों में बीबी लाल सर और उनकी टीम काम करती है। पहला होता है लिटरेचर के अंदर ढूंढना। लिटरेचर के अंदर तो भगवान श्री राम की कथा और उनका संदर्भ बड़े आसानी से मिल जाता है, लेकिन अब बारी आती है भगवान श्री राम की ऐतिहासिकता और सत्यता को ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजी पर वर्क करना। लाल सर को लिटरेचर के अंदर, चाहे वो ब्राह्मणिकल हो या फिर नॉन ब्राह्मणिकल हो, इसके बारे में हमने पीछे बात करी थी, भगवान श्री राम की जीवन गाथा और उनका संदर्भ लाल सर को बड़ी आसानी से मिल जाता है लिटरेचरों के अंदर। लेकिन अब बारी आती है आर्कियोलॉजी की। आर्कियोलॉजी सर्वे करने के लिए बीबी लाल सर 5 जगहों को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं। 5 स्थानों को सर्वे करने के लिए चुना जाता है। इन 5 स्थानों के नाम होते हैं अयोध्या, श्रृंगवेरपुरा, ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम, नंदीग्राम और चित्रकूट। ये 5 जगह होती है जहां पर सर्वे करना था। अब इन 5 स्थानों पर एक एक करके बात कर लेते हैं कि सर्वे करने पर इन 5 स्थानों में से क्या क्या चीजें मिली। सर्वे की शुरुआत होती है अयोध्या से। बीबी लाल सर बताते हैं कि यहाँ का टीला काफी बड़ा है, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कई स्थानों पर 10 मीटर ऊंचा है। वर्ग किलोमीटर का मतलब आप सबको पता होगा स्क्वायर किलोमीटर। इस साइट के 14 अलग अलग स्थानों पर खुदाई का काम शुरू हुआ। 14 स्थानों पर इसलिए क्योंकि आपको बताया था कि ये जो टीला है, इस टीले में कई स्थान 10-10 मीटर ऊंचे हैं। अब इस बात को इंश्योर करना था कि जो इसके सबसे निचले स्तर है वहां पर भी कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। ये जो साइट की 14 जगह थी जहाँ पर खुदाई होनी थी, इन 14 जगहों में से कुछ प्रसिद्ध जगह जैसे कि नाला टीला हो गया, कौशल्या घाट हो गया, हनुमानगढ़ी हो गई, ये कुछ प्रसिद्ध जगह थी जहाँ पर खुदाई का काम होना था। खुदाई का काम स्टार्ट होता है तो पता चलता है कि अयोध्या में जो बसावट है उसकी शुरुआत उस दौर में हुई थी जब NBPW यानी कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन जब अस्तित्व में आए थे। ये बर्तन बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके के होते थे। जब ये बर्तन अस्तित्व में आए थे तब जाकर अयोध्या में बसावट की शुरुआत हुई थी। अब ये जो बर्तन थे, इन बर्तनों की सतह के रंग गहरा काला, नीला, चांदी से लेकर सुनहरे तक का होता था, यानी कि अलग अलग तरीके के रंग इन बर्तनों की सतह के थे। अब इन बर्तनों की मैं फोटो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बीबी लाल सर ने इन बर्तनों की फोटो अपनी इस बुक में नहीं दी है, लेकिन पैराग्राफ आप यहाँ पर पोस्ट करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। अब जहाँ NBPW की बात आएगी, समझ जाना कि टाइम की बात हो रही है। NBPW के समय में लोहे और तांबे के औजार भी सामने आए थे। इन औजारों का इस्तेमाल घर के कामों में, कृषि करने में यानी कि किसानी करने में, खेती करने में, और यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी इन तांबों के और लोहे के औजारों का उपयोग होता था। NBPW में कुछ पार्ट और कुछ कॉइन भी मिले थे। ये जो NBPW के पार्ट थे ये हड़प्पा सभ्यता से मिले, जो पार्ट मिले थे हड़प्पा सभ्यता में से, इसमें से थोड़े से अलग थे क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में से पार्ट मिले थे वो क्यूबिकल फॉर्म में थे, और ये जो NBPW से पार्ट मिले थे वो बेलनाकार फॉर्म में थे। बीबी लाल सर बताते हैं ये जो NBPW के सिक्के होते थे ये देश में सबसे पहले बनाए गए थे। ये जो सिक्के थे ये चांदी और तांबे से बनाए जाते थे, और जो इनकी सतह होती थी इनकी सतहों पर पंच मार्क्स मतलब कि छिद्रित का मतलब छोटे छोटे छेद हुआ करते थे। लाल सर बताते हैं कि इस बात को बताना यहाँ पर उचित होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करने के लिए किसी भी तरीके के कोई भी सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करते थे। व्यापार करने के लिए उनका कोई अलग ही माध्यम रहा होगा। ये सब मोटी मोटी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बाकी पैराग्राफ आपके सामने आएंगे, कुछ 5-6 सेकंड का अंतर होगा, आप आराम से पॉज करके वो चीज़ें पढ़ सकते हो। अब यह जो NBPW की बस्ती थी ये बिना किसी रुकावट के कुषाण, गुप्त और शुंग काल तक के चलती गई। इसी पैराग्राफ में बीबी लाल सर एक शिलालेख के बारे में भी बताते हैं, लेकिन ये शिलालेख अयोध्या से नहीं मिला था। ये शिलालेख अयोध्या के ही उपनगर रानो पानी नाम की जगह से मिला था, और वो भी कुछ समय पहले, कुछ समय पहले मेरी तरफ से शायद
अयोध्या एक्सकवेशन से पहले मिला होगा। ये जो शिलालेख है ये 1st सेंचुरी BCE यानी कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। इस शिलालेख के अंदर धनदेव द्वारा केतन कोई मंदिर होगा शायद, उसके निर्माण का उल्लेख है। धनदेव का उल्लेख इस शिलालेख में कौशलाधिपति यानी कि कौशल के राजा के रूप में किया गया है। ये पुष्यमित्र से छठे राजा थे। पुष्यमित्र इस शिलालेख के अनुसार एक सेनापति थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अयोध्या प्राचीन समय में कौशल की राजधानी हुआ करती थी। बीबी लाल सर पुष्यमित्र के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि ये वही पुष्यमित्र है जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। बीबी लाल सर लिखते हैं कि वर्तमान संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि ये जो अयोध्या है ये ईसा युग की शुरुआत तक कौशल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। गुप्त काल के बाद अयोध्या के कुछ हिस्से वीरान हो गए यानी कि सुनसान हो गए, खाली हो गए, लेकिन 11th से 12th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर आकर फिर से लोग बसने लगे। इसके बाद इसी पैराग्राफ में बीबी लाल सर कुछ बातें बाबरी मस्जिद के बारे में भी बताते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो बीबी लाल सर की बुक है ये 3 सब्जेक्ट पर काम कर रही है। ये कह सकते हैं कि 3 टॉपिक को कवर कर रही है। इन्हीं 3 टॉपिक में से एक टॉपिक है बाबरी मस्जिद का, जिसे हम कभी अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आर्कियोलॉजी वाला ही चल रहा है। और बीबी लाल सर भी इस पैराग्राफ में हल्का सा बताते हैं। वो भी कहते हैं कि ये चीज़ अगले चैप्टर के लिए रहने देते हैं। इसी बुक में है वो बाबरी मस्जिद वाला चैप्टर। शायद वो इसे मिक्स नहीं करना चाह रहे होंगे क्योंकि अभी जो हमारे पास पॉइंट चल रहा है वो है आर्कियोलॉजी का। ये तो हुई अयोध्या एक्सकवेशन की बात की, अयोध्या में खुदाई करने पर क्या क्या चीज़ सामने आई। अब चलते हैं श्रृंगवेरपुर की तरफ। श्रृंगवेरपुर वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने, श्री राम ने और माता सीता ने केवट के साथ गंगा नदी को पार किया था। श्रृंगवेरपुर में खुदाई स्टार्ट होती है। खुदाई के सबसे निचले स्तर लोवेस्ट लेवल से गेरू रंग के बर्तन बाहर निकलते हैं। गेरू रंग के बर्तन आर्कियोलॉजिकल नेम है इन बर्तनों को डिफाइन करने के लिए। ये जो गेरू रंग के बर्तन है ये कुछ स्थानों पर मानव रूपी आकृति, तलवार, हारपून के साथ भी पाए गए थे। बीबी लाल सर लिखते हैं कि ये जो सांस्कृतिक परिसर है इसका समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक के बीच का है। शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अयोध्या में जो बर्तन मिले थे और जो श्रवणपुर में बर्तन मिला है ये दोनों ही अलग है। बाकी अयोध्या में से बर्तन के साथ साथ लोहे के औजार, तांबे के औजार वगैरह मिले हैं और श्रवणपुर में से बर्तन के साथ साथ मानव रूपी आकृति, तलवार वगैरह मिली है। बस दोनों पे टाइमलाइन में थोड़ा सा अंतर है। और बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं पैराग्राफ यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब सर्वे के तीसरे स्थान पर चलता है जिसका नाम है ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम। अब ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम पर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी भारद्वाज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक रात रुके थे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना करी थी। जब बीबी लाल सर और उनकी टीम ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम पर एक्सकेवेशन के लिए पहुंचती है, खुदाई के लिए पहुंचती है, तो वो बताते हैं, बीबी लाल सर लिखते हैं कि यहाँ पर श्रवणपुर की तरह और अयोध्या की तरह कोई भी टीला नहीं है। जो ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम है इसकी जमीन एकदम से ही सपाट और समतल है, लेकिन यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जो ऋषि भारद्वाज जी को समर्पित है और ये मध्यकाल का है। बीबी लाल सर इस फ्लैट जमीन पर खुदाई करवाना स्टार्ट करवाते हैं। वो यहाँ पर एक लंबी और 2 छोटी खाइयाँ बनवाते हैं। जब खुदाई शुरू होती है तो बीबी लाल सर और उनकी टीम को बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियाँ और कुछ मोहरें मिलती है जो कि गुप्त काल से संबंधित थी। ये गुप्त काल का मतलब 4th से 5वीं शताब्दी से। और थोड़ी खुदाई की जाती है तो ये अजीब सी चीज बीबी लाल सर के सामने निकल कर आ जाती है। अब इसे देखकर बीबी लाल सर को एक आइडिया लग गया था कि यहाँ पर कभी ना कभी घास की और मिट्टी की झोपड़ी रही होगी। ऋषि भारद्वाज जी का ये आश्रम बीबी लाल सर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। और क्यों लगा इसके बारे में वो आगे बताते भी हैं। अभी मैं भी आगे बताऊंगा जब बीबी लाल सर इन सभी एक्सक्यूशन का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, वो आप लोगों को भी बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बीबी लाल सर के लिए ये भारद्वाज जी का आश्रम कि इन्होंने भारद्वाज जी के आश्रम पर एक अलग से सर्वे किया था, जिस पर उनकी एक बुक भी है बीबी लाल सर की। बुक का नाम है एक्सक्यूशन एट भारद्वाज आश्रम। अब बुक दूसरी है तो इसके ऊपर वीडियो भी दूसरी बनानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल चलते हैं अपने एक्सक्यूशन के 4थे स्थान पर जिसका नाम है चित्रकूट। लाल सर लिखते हैं कि चित्रकूट में खुदाई के लिए स्थान ही नहीं मिला क्योंकि चित्रकूट के टीले पर आधुनिक काल के और मध्यकाल के इतने ज़्यादा मंदिर थे कि इन्हें जगह ही नहीं मिली खुदाई करने के लिए। फिर छोटे मोटे स्थानों पर इन्होंने खुदाई करी और खुदाई के दौरान जो मिला वो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपने 5वें स्थान की तरफ जिसका नाम है नंदीग्राम। नंदीग्राम वो स्थान है जहाँ से श्री राम के अब्सेंस में भरत जी ने अयोध्या का कार्यभार संभाला था। नंदीग्राम में जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो नंदीग्राम से भी वही चीज़ें मिली जो अयोध्या में से मिली थी, इसलिए इस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं किया गया। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो पैराग्राफ आपके सामने, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये थी वो 5 जगह जहाँ पर बीबी लाल सर और उनकी टीम ने सर्वे किया था। और सर्वे के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान इन 5 जगहों में से क्या क्या मिला ये सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं ब्रीफ एनालिसिस की तरफ। मैं नहीं कर रहा हूँ, बीबी लाल सर ही करते हैं।